दोस्तों, एक कन्हैया नाम का व्यक्ति होता है और उसकी पत्नी का नाम मीरा होता है, जो कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात होती है। रोज सुबह वह अपने घर से निकलती है ड्यूटी के लिए, लेकिन इसका पति कन्हैया मीरा अपनी पत्नी को जब फोन लगा रहा था तो फोन पर बातचीत नहीं हो पा रही थी। फोन लग ही नहीं रहा था और वह परेशान हो जाता है। इसके लिए वह अपने साले से बातचीत करता है और कहता है कि तुम्हारी दीदी अनीता मीरा से बातचीत नहीं हो रही है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। तभी उसका साला कहता है कि जीजा जी, आपको पता नहीं है कि बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। हो सकता है दीदी की ड्यूटी वहां पर लगी हुई हो। जैसे ही कन्हैया मीरा ने यह बात सुनी, उसने कहा कि चलो चलकर देखते हैं, क्योंकि वह जो घटना है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अब इसके बाद जीजा और साले दोनों घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। जो भी पुलिस वाली महिला वहां पर दिखाई दे रही थी, हर पुलिस वाली महिला के पास जाते हैं और जाकर ये देखने की कोशिश कर रहे थे, पता करने की कोशिश कर रहे थे कि अनीता मीरा का कहीं कोई पता चल जाए, खबर लग जाए। अब इस स्थिति में ना तो कोई खबर मिल रही थी, ना ही कोई फोन नंबर मिल रहा था। तभी एक पुलिस वाले की नजर उन दोनों पर पड़ रही थी। पुलिस वाला पूछता है कि क्या बात है, तुम किसकी तलाश कर रहे हो? तो वह बताते हैं कि उसकी जो पत्नी है, जिसका नाम अनीता मीरा होता है, वह राजस्थान पुलिस में तैनात हैं, वह मिल नहीं रही हैं। वह कहते हैं कि यहाँ पर एक हादसा हुआ था और इस हादसे में कई लोग घायल भी हो चुके हैं। कुछ पुलिस वाले उन घायलों को पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल गए हैं, आपको वहां जाना चाहिए। जैसे ही वह हॉस्पिटल पहुंचता है, हॉस्पिटल जाने के बाद वहां भी कई पुलिस वालों को तलाश करता है, लेकिन उसकी पत्नी वहां पर दिखाई नहीं देती है। आखिरकार वह थक हार कर जो घायल होते हैं उनके पास जाता है, उनमें अपनी पत्नी को तलाश करने की कोशिश कर रहा था, वहां भी नहीं मिलती हैं। अब किसी ने बताया कि तुम्हें मोर्चरी की तरफ जाना चाहिए, वहां भी कुछ पुलिस वाले हैं, हो सकता है तुम्हारी पत्नी वहां पर हो। अब वह व्यक्ति मोर्चरी के पास जब पहुंचता है तो वहां पर पुलिस वालों को देख रहा था, लेकिन कोई पुलिस वालों में उसकी पत्नी नजर नहीं आ रही थी। तभी एक स्ट्रेचर पर पड़ी हुई एक लाश होती है, लाश पर उसकी नजर पहुंचती है। उस लाश को पूरी तरह से एक सफेद चादर से ढका हुआ था, लेकिन जो पैर का हिस्सा होता है, वह पैर का हिस्सा उस चादर से बाहर निकला हुआ था। जैसे ही उसने उस पैर के हिस्से को देखा, वह जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगता है और उसके रोने की उस दहाड़ को, उस आवाज को सुनने के बाद जो भी आसपास लोग थे, सबकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ जाती है, यानी कन्हैया मीरा पर। कन्हैया मीरा से पूछा जाता है, यह कौन है? वह कहता है कि यह तो मेरी पत्नी है, यह मर चुकी है। दरअसल उसकी पत्नी रोड ड्यूटी के लिए निकलती थी और वह भी हादसे का शिकार हो जाती है, और उसने अपनी पत्नी को पैरों में पहने हुए बिछिए की वजह से पहचान लिया। उसके पैरों पर जो नाखून में लगे हुए नेल पॉलिश थी, उसकी वजह से उसने पहचान लिया था। सुबह वह खाना बनाकर घर से निकलती थी अपने दोनों बच्चों के लिए, बेटा और बेटी के लिए, लेकिन वह हादसे के अकेले शिकार नहीं हुई, बल्कि 15 लोग इस हादसे में मर चुके हैं और 32 लोग ऐसे ही जो जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास तक यह बात पहुंचती है, तो उससे पता चलता है कि जिंदा लोगों की चिताएं जल रही थी और जिंदा लोगों का, उसमें जिनका कोई कसूर नहीं था, इस हादसे में जो बेकसूर लोग थे वह मारे जाते हैं। लेकिन कसूरवार लोगों तक कभी जांच पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, या तो भविष्य की बात है। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और उन लोगों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोग अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है जिसका नाम भांगरोटा होता है। भांगरोटा बात कर रहा हूँ 20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:45 और 10 सेकंड का यह जो टाइमिंग रहा होगा वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। दरअसल अजमेर की तरफ से भारतीय पेट्रोलियम एलपीजी का एक टैंकर भरकर जा रहा था, जो जयपुर की तरफ से जाना था, और अचानक ही उसे याद आता है कि भांगरोटा जो एक जगह लगती है वहां पर एक यू टर्न है। वह यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही यू टर्न लेने की कोशिश कर रहा था,
वहीं पास में डीपीएस है। डीपीएस के ठीक सामने का हादसा है और उसने जैसे अपने ट्रक को मोड़ा, सुबह का समय था, 5:45 के आसपास का ये समय हो रहा था। अचानक ही दूसरी साइड से यानी कि जयपुर की तरफ से जो अजमेर की तरफ जा रहा था, एक ट्रक का उस ट्रक से टक्कर हो जाती है। साइड जैसे ही लगती है तो लगभग 5 नोजल होते हैं। इस एलपीजी टैंकर में पांचों के पांचों नोजल उस टक्कर के लगने की वजह से टूट जाते हैं और जैसे ही वह टूटते हैं तो जो गैस उसके अंदर भरी हुई थी, लगभग बताया जाता है कि 18 टन गैस उसके अंदर भरी हुई थी और वह गैस एक साथ ही बाहर निकलती हैं। जैसे ही गैस वह बाहर निकलती हैं, लगभग 200 मीटर के दायरे में एक गोला सा बन जाता है। एक तरफ से जो लोग का वातावरण था उसमें यह पूरी तरह से घुल जाता है, मिल जाती है। अब यहां से कोई ऐसी चिंगारी निकलती है। इस चिंगारी के निकलने के बाद जैसे चिंगारी निकलती है, 200 मीटर के दायरे में अब कुछ भी हो, चाहे वह पक्षी हो, चाहे वह पेड़ हो, चाहे झाड़ियां हो, जो भी जलने वाली चीजें होती थी, ज्वलनशील पदार्थ थे, 100 से 200 मीटर के दायरे में एकदम से आग लगनी शुरू हो जाती है। इस घटना स्थल से लगभग कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति होता है जो बिहार का रहने वाला होता है, लेकिन यहां रहकर वह सब्जी बेचा करता था, जिसका नाम शत्रुघ्न होता है। शत्रुघ्न सुबह सुबह रोज की तरह अपने घर से निकलता है अपना टेम्पू लेकर। उस टेम्पू में उसका मकसद होता है कि वह जो मोहना मंडी है, वहां पर एक मंडी होती है मोहना मंडी, वहां जाएगा, वहां से सब्जी लेगा और सब्जी लेकर चला जाएगा। जैसे ही यह हादसा होता है, उस हादसे के बाद पांचों नोजल टूटते हैं और यह गैस जो होती है वह एकदम से वातावरण में घुलने लगती है। तब उसे कहीं ना कहीं इस तरह का एहसास था शत्रुघ्न को कि यह हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, इसलिए वह यहां से इस घटना स्थल से भागना शुरू कर देता है। वह अपने टेम्पू को छोड़ता है शत्रुघ्न, और छोड़ने के बाद जितनी तेजी से वह भाग सकता था उतनी तेजी से उस घटना स्थल से भागता है। अभी वह मुश्किल से 600 मीटर की दूरी तय कर पाया था कि अभी तक तो उसको एक एहसास का दुर्गंध आ रही थी एलपीजी गैस की, लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि एक आग के गोले के वह भी चपेट में जा रहा है। हालांकि वह बच जाता है, उसका कुछ हिस्सा जरूर जल जाता है। जहां पर यह हादसा हुआ था, जहां पर वह टैंकर, जहां पर वह ट्रक आपस में भिड़े हुए थे, वही डबल डेकर की एक बस खड़ी हुई थी। बस क्योंकि जो रफ्तार थी वह धीमी हो जाती है और धीमी रफ्तार की वजह से, क्योंकि वहां पर जो हादसा हुआ था यू टर्न का, उससे भी काफी ज्यादा वाहन थोड़ा धीमी हो जाती हैं। जब आग लगती है वह गुब्बारा जो होता है आग का बिल्कुल गुब्बारे की तरह शक्ल ले लेता है। एक साथ बहुत तेजी के साथ धमाका होता है, जिसकी वजह से लगभग जिसकी ऊंचाई 200 या 250 मीटर के आसपास लोगों ने अंदाजा लगाया और 200 मीटर के सर्किल दायरे में वह फैल जाती है। और जो गाड़ी के अंदर डबल डेकर बस के अंदर बैठे हुए थे, आधुनिक बस होती है और आधुनिक बस होने की वजह से दोनों जो खिड़कियां थी जिसमें लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, वह दोनों की दोनों अपने आप से लॉक हो जाती हैं। जो मुसाफिर थे लगभग उनकी संख्या बताई जाती है 34 के आसपास। 34 के 34 मुसाफिर उसके अंदर फंस जाते हैं। वह भी कहीं ना कहीं निकले हुए थे। वह शायद बताया जाता है कि अजमेर की तरफ से आ रहे थे और उन्हें जयपुर की तरफ जाना था। आग लगती है और उस गाड़ी में भी आग लगना शुरू हो जाती है। चीख पुकार मच जाती है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे। लोगों ने ताकत लगाई और ताकत लगाने के बाद जैसे भी हो सकता था उस गाड़ी को शीशे को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद वहां से कुछ लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उस आग की चपेट में आ जाते हैं। अब इसी बीच में एक कर्मचारी होता है जो कि अपने एक एनबीसी एक कंपनी होती है उसमें काम करने के लिए जा रहा था, जिसका नाम राधे श्याम चौधरी होता है। राधे श्याम चौधरी भी उसी आग के गोले में चपेट में आ जाता है और वह वहां खड़ा हुआ था और वहां से सिर्फ एक ही आवाज लगा रहा था कि मुझे बचा लो, कोई मुझे गाड़ी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचा जाओ, मैं इसका किराया दे दूंगा। वह जब इस बात को बोल रहा था तो उसकी आवाज में एक रुदन थी, उसकी आवाज में एक अपील थी, उसकी आवाज में यह लग रहा था कि बस वह किसी तरकीब से बच जाए, ताकि जिस जिम्मेदारी को वह निभा रहा है, एक एनसीबी कंपनी में काम करने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, क्योंकि उसके जाने के बाद उसका परिवार कैसे जिएगा, कैसे नहीं जिएगा, उसने कुछ ही सेकंड में यह बात महसूस कर ली थी। और इसी बीच में किसी व्यक्ति ने उसका वीडियो बना लेता है। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर उसी व्यक्ति का जिसके सिर्फ तन पर कुछ बचा हुआ था, तो सिर्फ नेकर बचा हुआ था, इसकी अंडरवियर बचा हुआ था,
बाकी जो हिस्सा था या तो उसने खुद निकाल के जलते हुए फेंक दिया था या फिर वह जल चुके थे। कुल मिलाकर जब उसको ले जाते हैं वह सिर्फ 2 घंटे तक ही जिंदगी जी पाता है। उसके बाद उसकी भी मौत की खबर जब लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ जब हादसा होता है तो इस हादसे की गूंज पूरे इस इलाके में फैल जाती है और इस इलाके में फैलने के बाद 200 मीटर के एरिया में जितनी भी चीजें थी वह पूरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन 1 किलोमीटर तक इस हादसे की जो धमक थी वह सुनाई दे रही थी। और 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी एक वाहन थे, दूसरे वाहन तक, तीसरे वाहन तक जो आपस में लगे हुए थे, लगभग 40 ऐसे वाहन थे जो पूरी तरह से जल के राख हो चुके थे, खाक हो चुके थे। कई वाहन तो ऐसे थे जो पूरी तरह से पिघलने जैसे स्थिति में, कोई ई रिक्शे पर था तो उसकी ई रिक्शा पूरी तरह से जल चुकी थी। जैसे शत्रुघ्न था, जब शत्रुघ्न अपनी उस ऑटो के पास वापस लौटकर आता है तो उसका जो ऑटो था वह पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। जैसे एक मीडिया कर्मी ने उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि अगर मैं यहाँ पर रुका होता तो शायद वह गंभीर रूप से घायल हो जाता, क्योंकि उसकी जो टेम्पो की हालत हुई है वही हालत उसकी भी हो सकती थी, लेकिन वह इस हादसे से बच गया था। उसका चेहरा थोड़ा सा जल चुका था इस हादसे में। जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। इसी बीच में जो कुछ लोग जल रहे थे तो अपने कपड़ों को फाड़ के फेंक रहे थे। पक्षी जो आसमान से उड़ रहे थे वह भी जल के नीचे गिर रहे थे। ऐसा मंजर जिन लोगों ने देखा अपनी आंखों से, उस मंजर को देखने के बाद लोग सहम रहे थे और जहां जहां तक इस धमाके की गूंज सुनाई दे रही थी। अभी सूरज का हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हुआ था और 1 घंटे 2 घंटे जब बीतने के बाद पता चलता है कि 5 लोग मर गए हैं। उसके बाद पता चलता है कि 2 संख्या और बढ़ गई है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। बताया जाता है कि मरने वालों की संख्या लगभग 14 के आसपास हो चुकी थी और इसमें 30 लोग ऐसे थे जो घायल हो चुके थे और 30 में से 20 लोग ऐसे थे जो 80% के आसपास जल चुके थे। इन 80% में से जो जले हुए थे 20 लोग, उसमें 7 लोग ऐसे थे जो जिंदगी और मौत की आईसीयू में जंग लड़ रहे थे। कब तक वह जिएंगे कब तक नहीं जिएंगे, क्योंकि बताया जाता है कि 60% जलने के बाद ठीक से जी नहीं पाता। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त था। एक व्यक्ति जो कि गढ़वाल की दाढ़ी एक जगह लगती है वहां का रहने वाला होता है, जिसका नाम शेरा होता है। शेरा की आदत है कि रोज के रोज सुबह वह उठता है और उठने के बाद वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। यहाँ पर जो उसने अपनी आंखों से दृश्य देखा, लोग जल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो पुलिस मौके पर पहुंचती है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। जो गाड़ियां आसपास थी वह जल चुकी थी। ऐसी स्थिति में उन्हें लेके कैसे जाए, तभी शेरा के दिमाग में एक आइडिया आता है। तुरंत ही वह अपने भतीजे को फोन करता है। फोन करके कहता है कि जितनी जल्दी हो सके 3 गाड़ी घर पर खड़ी हुई हैं, तीनों की तीनों गाड़ी किसी भी माध्यम से मौके पर लेकर पहुंचो। उसने भी लगभग 12 से 14 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। शेरा जैसा कई लोग ऐसे थे जो वहां पर देवदूत बनकर आते हैं, कई लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, कई लोगों को हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिनका कोई कसूर नहीं था, जैसे कि एक रिटायरमेंट आईएएस अधिकारी जिनका नाम करली सिंह राठौर होता है। करली सिंह राठौर अपने फार्म हाउस से, जो कि इसी भांगरोटा से, वह फार्म हाउस से निकल के जयपुर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। दरअसल जैसे ही वह यहाँ से निकल रहे थे तो वह भी इस जगह से, जहां पर आग लग रही थी, उसी जगह की चपेट में उनकी गाड़ी भी आ जाती है। और जब उनकी गाड़ी आ जाती है तो वह भी उसी गाड़ी में जलकर उनके साथ भी हादसा हो जाता है। अब परिवार के लोग उन्हें लगातार तलाश करने की कोशिश कर रहे थे और जब तलाश कर रहे थे उनका कुछ अता पता नहीं चला तो उनका फोन नंबर जो था वह बंद आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में वह करे तो क्या करें। तब इनके घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जाने के बाद कहते हैं कि उनके जो पिता है वह दिख नहीं रहे हैं, यानी कि करली सिंह राठौर
उनका पता नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने उनकी जो लोकेशन होती है, लोकेशन निकलवाने का पता चलता है कि उनकी लोकेशन भांगरोटा के पास ही तो है। अब भांगरोटा के पास उनकी लोकेशन पाई जाती है गाड़ी की, उनकी वहीं पर, और डीएनए रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। डीएनए रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हो जाता है, जिस टैंकर और जिस ट्रक का आपस में भिड़ंत हुई थी, उस ट्रक में जो ड्राइवर बैठा हुआ था उसको बचने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिल पाया था, मौका नहीं मिल पाया था। हालांकि टैंकर वाला शायद वहां से उस मात्रा में उसकी स्थिति नहीं पाई गई, लेकिन जो ट्रक वाला था, ट्रक के बारे में यह बताया जा रहा है जब ये हादसा होता है तो वह उस हादसे में जल जाता है। उसकी जो डेड बॉडी मिलती है वह इतनी मिलती है जैसे किसी व्यक्ति की चिता जलती हो। तो उसके बाद कुछ राख का हिस्सा मिल जाता है, यानी कि जैसे अस्थियों के लिए कलश होता है, कलश जितना वह बचा हुआ था उसको ही एक एम्बुलेंस में रखकर उस छोटे से कलश को एक पोटली से लेकर जब वहां पर जाते हैं तो इस बात की बड़ी चर्चा हो रही थी कि आखिरकार एक जो ड्राइवर था जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसका कोई दोष नहीं था, वह भी इस हादसे का शिकार हो जाता है। ये शंका घट तो नहीं सकती लेकिन बढ़ जरूर सकती है जिस तरह से हादसा होता है। लेकिन इसमें जो अनीता मीणा है, अनीता मीणा के असल में दो बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी होती है। उनकी 2016 में राजस्थान पुलिस में पोस्टिंग हो जाती है और 2016 में उनकी पोस्टिंग होने के बाद वह जयपुर के पास एक दूदू जगह लगता है, वह वहां रहती हैं अपने पति और अपने दो बच्चों के साथ। सुबह सुबह उठना, उसके बाद चैनपुर में वह जाकर अपनी ड्यूटी करना होता है। उसका काम था कि कोई भी वाहन मिल जाता था, वाहन में बैठते हैं और वह अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाती थी। उनके पास एक बेटा था और एक बेटी थी, उनके लिए खाना बना के निकलती थी। लेकिन जैसे ही उनके पति कन्हैया को इस बात के लिए पता चलता है कि वहां पर एक हादसा हो चुका है, कन्हैया की टेंशन बढ़ जाती है। कन्हैया सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार कुछ ना कुछ तो बात जरूर हुई है। जब उसको अपनी पत्नी अनीता मीणा के बारे में पता चलता है तो उसकी जो बीवी मिलती है वह मोर्चरी के पास स्ट्रेचर पर रखी हुई लाश के माध्यम से पता चलता है, क्योंकि उस लाश का जो पैर था वह बच गया था। जिस हिस्से में बिछुआ पहने हुए थे, जिस हिस्से में उसने नेल पॉलिश लगाई हुई थी, लेकिन उस हादसे में उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन पति ने उसको पहचान लिया। उसकी भी डीएनए रिपोर्ट से ये क्लियर हो जाता है कि इस हादसे ने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। जहां जहां तक लोगों के मोबाइल में इस घटनाक्रम की गूंज फैल रही थी, लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो रहे थे। अब इसके बाद ये जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं, इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू हो जाती है कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। तो पता चल जाता है कि जो सड़क निर्माण करने वाले थे, कहीं ना कहीं उनका ही दोष है। समय पर पुलिया का निर्माण नहीं करा पाए, इसी वजह से ये हादसा हो गया। अब इसमें कोई चीज निकल के तो नहीं आती है। लगभग 48 घंटे बीत जाते हैं और राजस्थान की जो सरकार होती है किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि शायद उस नतीजे पर पहुंच नहीं पाई थी जिस नतीजे पर उसे पहुंचना चाहिए था। इसके बाद मुख्यमंत्री भी मौके पर पहुंचते हैं, तमाम तरह की राहतें दी जाती हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक ट्वीट किया जाता है कि जो मृतक होते हैं उनको 2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जो मुख्यमंत्री राजस्थान के होते हैं वह भी घोषणा करते हैं कि मृतकों को 5 लाख रुपए और साथ ही साथ जो घायल हो जाते हैं उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा मुआवजा के तौर पर। लेकिन ये जो रकम जो देने की बात है उससे जाहिर सी बात है, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रुपए चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो या फिर 50 लाख कर दिए जाए, पैसे से कभी इंसान की भरपाई नहीं हो सकती। जो इंसान चला गया है, जो जिम्मेदारी उठाता है, उसके बाद कैसे परिवार के लोग जीते हैं या तो खैर वही बता सकता है जिसके साथ यह हादसा होता है। इसलिए आगे भविष्य में कोई इस तरह से हादसा ना हो, वह पूरे भारत के किसी भी प्रदेश की सरकार क्यों ना हो, उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। और इस तरह से जो रोड में कहीं दिक्कतें और परेशानी हो रही हैं तो उसको तत्काल प्रभाव से बनाना चाहिए और इस तरह से हाथ पर लगाम लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।